नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा लिखा करो। हर वीडियो में आपके लिए मैं यही बोलता हूं कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की है व्रत क्या होता है, सर्किल से कैसे हमारे सवाल बन सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। तो उसको आप लोग देखो, बहुत शानदार तरीके से हम लोग कैसे कैसे एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं उनके बारे में बात हमने वहाँ पर की है। आज मैं कुछ आपको नई चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग देखना कि हमारे पास यदि कोई भी आकृति दी गई है तो उसमें विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास होता ही है, ये n×n-3/2, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है विकर्ण निकालने का। पर मैं ये आपको लिए बता दूंगा कि कैसे आता है ये। जब क्रमचय संचय हमने पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने आपके लिए बताया है ये कि किस प्रकार से आता है। आज भी मैं आपके लिए उसको वापस से बता दूंगा। तो पॉलीगन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या है हमारे पास, समषष्ठभुज क्या है, कैसे हमारे सवाल इससे बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना यदि आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पहले हम लोग बात करते हैं पॉलीगन या फिर बहुभुज होता क्या है। पॉलीगन या फिर हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज की हम लोग बात करें, बहुभुज जैसे भी आपके सामने यहाँ नाम लिखा है कि हमारे पास दो से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या होती हैं? बहुभुज होती हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास यदि कोई भी ये दो भुजा हैं और इनको मिलाकर के एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो ये हमारे पास ट्रायंगल कैसा है? ये हमारे पास ट्रायंगल बहुभुज है, ये एक पॉलीगन है। यदि हम लोग इनकी बात करें तो ये सब हमारे पास कैसे हैं? ये सब हमारे पास पॉलीगन हैं। यदि हम लोग इनकी बात करते हैं कि ये हमारे पास किस प्रकार से ये सब पॉलीगन बनेंगे, इनकी हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास कैसे हैं? ये सब क्या हैं? हमारे पॉलीगन हैं। कहने का मतलब है इनका नाम अलग अलग हो जाता है, इनका नाम अलग अलग होता है और हमारे पास ये किस में शामिल होते हैं? ये सब बहुभुज में ही शामिल होते हैं। कहने का मतलब है जो भी हमारी दो भुजाएं या फिर दो भुजाओं से अधिक बनी हुई आकृति किस में शामिल होगी? हमारी बहुभुज में शामिल होगी या फिर पॉलीगन में शामिल होगी। यहाँ से हमारे कैसे सवाल बन सकते हैं? यहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं कि इनके अंतः कोणों का मान क्या होता है, इनके बाह्य कोणों का मान क्या होता है। यानी हमारे पास कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करें बहुभुज की परिभाषा की, तो बहुभुज होता क्या है? दो भुजाओं से अधिक दो भुजाओं से अधिक बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। इसमें हमारे पास ट्रायंगल से लेकर बाकी ऊपर की जितनी भी हमारे पास आकृति बनेंगी वो सब किस में शामिल होंगी? हमारी बहुभुज में शामिल होंगी। और यदि बहुभुज में हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतः कोणों का मान क्या होता है, यदि इनके अंतः कोणों के मान की बात की जाती है तो इनके अंतः कोणों का मान हमारे पास होता है, क्या होता है? इनके अंतः कोणों का मान, इनके अंतः कोणों का मान n-2 इंटू 180 डिग्री होता है हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास n क्या है और 2 तो हमारे पास संख्या ही है, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं या फिर क्या हमारे पास इसका मान आएगा? अंतः कोण n होता है हमारे पास। कोई भी जो आकृति दी गई है उसमें कितनी भुजाएं दी गई हैं, उनकी भुजाओं की संख्या का मान क्या होता है? हमारे पास n होता है। तो n क्या है? n होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की
संख्या। और हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं, यदि बात की जाती है किसकी, यदि बात की जाती है ट्राइंगल की या फिर त्रिभुज की, तो हमारे पास इनको मैं साफ कर देता हूँ और उसके बारे में आप आगे भी मैं लिखवा दूंगा। ये पहले पॉइंट आप लोग लिख लो। यदि बात करते हैं हम लोग ट्राइंगल की, तो ध्यान से एक एक आकृति में आपके लिए बनाऊंगा। अब यदि ट्राइंगल की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ट्राइंगल में हमारे पास इसके अंतः कोणों के योग की बात की जाए, तो ट्राइंगल के अंतः कोणों के योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि इस फॉर्मूले से निकाला जाए तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसको आप लोग देखना। तो हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग निकल के आएगा उस आकृति के। तो आप लोग बताओ भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है। भुजाओं की संख्या दी गई है हमारे पास 3, 1 2 और ये हमारे पास 3। तो यहाँ 3 माइनस के 2 इंटू 180, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 180 डिग्री हमारे पास अंतः कोणों का सम हमारे पास होगा। और यदि हमारे पास ये रेगुलर हमारे पास कैसा है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहुभुज है, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग उस त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज की, तो इसके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, तो वहाँ से हम लोग 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक कोण का मान, यानी समबाहु त्रिभुज में एक कोण का मान। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होता है, हमारे पास 60 डिग्री होता है। और यदि पूछ लेता है कि ट्राइंगल के एंगल का कितना सम होता है, तो 180 डिग्री कैसे आया, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। यही आकृति हमारे पास किसके लिए आ जाती है, यही आकृति हमारे पास चतुर्भुज के लिए आ जाती है। चतुर्भुज की बात हम लोग करें, कोई भी हम लोग ले सकते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं हम लोग, आयत ले सकते हैं, वर्ग ले सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं, सम चतुर्भुज ले सकते हैं हम लोग, और ट्रिपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज हम लोग ले सकते हैं। तो वहाँ 4 भुजाओं की आकृति के अंतः कोणों के योग का मान कितना होगा, तो जब आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओगे n-2 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास n की मान कितना है, 1 2 3 4, भुजाओं की संख्या 4 है, 4 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये होगा 360 डिग्री। कहने का मतलब है यदि हम लोग इसको एक स्क्वायर माने, तो स्क्वायर के एंगल का, प्रत्येक एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल होते हैं 4, तो उनका एंगल का मान कितना हो जाता है, 360, जो फॉर्मूले से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही आकृति पंचभुज आ जाती है, यही आकृति षष्ठभुज आ जाती है, यही आकृति अष्टभुज आ जाती है। तो वहाँ पर हम लोग इनको कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग n-2 इंटू 180 डिग्री। यदि पंचभुज आ जाए तो वहाँ पर हम लोग 5 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, तो 540 हो जाएगा। वहाँ अष्टभुज आ जाए तो 8 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास 1260 डिग्री। कहने का मतलब है इनके अंतः कोणों का मान हमारे पास क्या होगा, ये अंतः कोणों का मान आता है। और यदि एक सिंगल एंगल का मान निकालना होता है तो वो रेगुलर के साथ देता है, कहने का मतलब है सम के साथ देता है, यानी सभी भुजाएं समान होती हैं, जैसे समषष्टभुज है, समअष्टभुज है, इस प्रकार से वो देगा। और एक एंगल का मान भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे, समषष्टभुज या फिर इसके बाह्य एंगल का सम कितना होता है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं उस पॉइंट की। अब हम लोग बहुभुज के बारे में बात करते हैं कि इनके बाह्य का जो बाह्य कोण होते हैं, इनका सम कितना होता है। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, पॉलीगन के अंतः कोणों के योग की बात की जाती है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। यदि बात करते हैं हम लोग बहुभुज के बाह्य कोणों का योग,
बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। इस बात को आप लोग याद रखना। और ये कैसे हमारे एग्ज़ाम में सवाल बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा हमारे पास कोई भी एक कैसी है आकृति समबाहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं हमारी समान हैं। तो वहाँ से हम लोग कोई भी आकृति हो सकती है समबाहुभुज में। कैसी है आकृति? समबाहुभुज है, उसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। तो इसमें हमारे पास ट्रायंगल भी आ सकता है। ध्यान से समझना आप लोग इस बात को। ट्रायंगल भी आ सकता है, हमारे पास आयत भी आ सकता है, सॉरी वर्ग भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ये समबाहुभुज यानी समबाहु त्रिभुज होगा। और ये कैसा होगा? ये वर्ग होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें पंचभुज आकृति की, तो हमारे पास ये जो आकृति होगी ये षष्ठभुज बन गई, षष्ठभुज। तो इनकी हमारे पास सभी भुजाएं कैसी होंगी? हमारी षष्ठभुज, इनकी भुजाएं कैसी हैं? हमारी सभी भुजाएं समान हैं। तो इस प्रकार से हमारे रेगुलर के फॉर्म में पूछ सकता है वो कि रेगुलर हमारे पास क्या हैं, उसके साइड हैं। रेगुलर पॉलीगन होगा, पॉलीगन में समबाहु त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है और हमारे पास अष्टभुज हो सकता है। कोई भी हमारे पास आकृति हो सकती है। तो उनके एक एंगल का मान यदि निकालना हो तो कैसे आप लोग निकालोगे? यदि अंतः कोण का मान निकालना हो एक का, तो वहाँ पर हम लोग किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? ये तो होता है कंप्लीट सम पूरों का, यानी सभी का एंगल का सम। और यदि एक एंगल निकालना है तो n से डिवाइड करेंगे, जितनी हमारी साइड हैं उससे डिवाइड करेंगे। यदि त्रिभुज समबाहु है तो हमारे पास उसके लिए ट्राइंगल का मान, उसके लिए एक एंगल का मान कितना होगा? ये जो निकल कर आएगा। तो यहाँ 3 रखोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। यदि स्क्वायर की हम लोग बात करते हैं तो n-2 × 180 डिग्री अपॉन n। फॉर्मूला तो सभी जगह यही लगेगा, केवल और केवल साइड की संख्या चेंज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचेगा 2, क्योंकि 4 साइड है हमारे पास, और 180 डिग्री बटे 4, 2 से ये 2 बार कट जाएगा और ये 90, यानी कि एक एंगल का मान कितना आया? 90 डिग्री। यहाँ पर एक एंगल का मान कितना आया? 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। और यदि रेगुलर यहाँ पर पूछ ले षष्ठभुज की, तो हमारे पास ये क्या होगा? n-2 × 180 डिग्री बटे n। तो यहाँ पर 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6-2 × 180 डिग्री बटे 6, तो 6 × 18 3, और हमारे पास ये कितना होगा? 4, तो 120 डिग्री। कहने का मतलब है ये एंगल का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ये बात आप लोग याद रखना। और हमारे पास कंप्लीट सर्किल की हम लोग बात करते हैं, तो कंप्लीट सर्किल हमारे पास कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और एक का मान निकालना है तो आसानी से वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और एक का निकालना है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो बाकी हमारे बाहर के एंगल का सम आ जाएगा आसानी से। तो इसको भी आप लोग, जैसे यहाँ की हम लोग बात करते हैं, ये कितना होगा? 60 और बाकी 180 डिग्री। तो हमारे पास ये बात आप लोग याद रखना। क्या हमारे पास कैसे हमको करना है? तो ये हमारे पास अंतः कोणों का एक कोण का मान होगा। और यदि इसी में बात की जाए कि बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360, पर इनका हमारे पास एक एंगल का मान पूछ लिया जाए तो 360 बटे n होता है वो। इस बात को आप लोग याद रखना, 360 बटे n। एक के लिए 360 बटे n, और यहाँ पर एक के लिए n-2 × 180 डिग्री बटे n। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिनको आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक जो एग्ज़ाम में सवाल जिससे बनते हैं उस आकृति की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी आकृति में विकर्ण निकालने हो तो कैसे हम लोग विकर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। ये कितना है 180 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं, एक आकृति दी गई है आपके सिलेबस में भी है और यहाँ से सवाल हमारे बनते ही बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं समषष्ठभुज। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन, समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। जो लास्ट तीसरे नंबर की आकृति बनाई थी अभी, रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। तो रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास आकृति कैसी बनेगी? आकृति बनेगी जिसमें हमारी 6 क्या दी हों, साइड दी हों, वो हमारे पास क्या बनेगी? रेगुलर हेक्सागन। ये सारी साइड इसकी कैसी हैं हमारे पास? इक्वल मान लीजिए आप लोग, ए बी सी डी ई और हमारे पास एफ। तो ये क्या है हमारे पास? एक रेगुलर हेक्सागन आप लोग इसको मान सकते हैं। इसका पॉइंट हमारे पास सेंटर पॉइंट कोई होगा यहाँ, और यहाँ से हम लोग बात करते हैं इसके एरिया की, कि एरिया पहले यदि बात करें इसके अंतः कोणों का योग, तो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा ही था। क्या है अंतः कोणों का योग? n-2 × 180 डिग्री। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। एक का निकालना है तो n से डिवाइड कर दो, जितनी साइड दी गई हैं एक का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैसा है? रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइडें इसकी समान है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके एरिया की, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसके एरिया की आप लोग यहाँ बात करोगे तो यहाँ से एक हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ये रेगुलर हेक्सागन कब बनता है? रेगुलर हेक्सागन तब बनता है जब हम लोग 6 छोटे समबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? रेगुलर हेक्सागन बनता है। कैसे? यदि आप लोग इस पीस को निकालोगे, हटाओगे आप लोग, एक ट्रायंगल निकलेगा, ये दूसरा ट्रायंगल ये निकलेगा, तीसरा ट्रायंगल ये निकल जाएगा बाहर, चौथा ट्रायंगल ये, पांचवा ये और छठा ये। कहने का मतलब है हमारे पास जो 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज, उनको मिलाकर के हमारा क्या बनता है? उनको मिलाकर के हमारे पास बनता है रेगुलर हेक्सागन, जो आपके सामने बना हुआ है, रेगुलर हेक्सागन। और यहाँ से हम लोग बात करें तो हमारे पास इसके एरिया क्या होगा? तो आप लोग बताओ, जब 6 समबाहु त्रिभुज को मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं? हेक्सागन बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। तो 6 ट्रायंगल ही हमारे पास समबाहु त्रिभुज के जितने ट्रायंगल इसमें शामिल होंगे उन सभी का एरिया ही हमारे पास क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन का एरिया होगा। तो 6 समबाहु त्रिभुज हैं और एक समबाहु त्रिभुज का मान कितना होता है? क्षेत्रफल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और हमारे पास ये भी साइड एक सेम है, ये भी साइड सेम है, ये भी साइड हमारे पास सेम है। तो इसको आप लोग क्या मान सकते हो? इसको a मान सकते हो, इसको भी a मान सकते हो, इसको भी a, ये भी a, और इसको भी a मान सकते हो, और इसको भी आप लोग a मान सकते हो। तो हमारे पास ये तो हुआ एक ट्राइंगल का मान, यानी एक ट्राइंगल होगा यदि समबाहु त्रिभुज, तो उसका एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कैसे निकालते हैं इसको? आप लोग जब समबाहु त्रिभुज मैंने पढ़ाया है वहाँ पर भी आप लोग इसको जा कर के देख लो, पक्की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक का है, हमें निकालना है 6 का। तो 6 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से 3 बार, 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का मान यदि a लिया है तो हम लोग a रख लेंगे, कोई और वैल्यू ली है तो हम लोग उसको रख लेंगे।
बट हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, यदि रेगुलर हेक्सागन आता है तो 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। अब हम लोग इसके परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आप लोग ध्यान रखना। इसके परिमाप की हम लोग बात करें तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप किसको हम लोग बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं उसको जो हमारी सभी साइडें होती हैं, और सभी साइडों का कितनी साइडें हैं, 6, और सभी साइडें हमारी सेम हैं, तो 6 इंटू साइड ऐसे आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये परिमाप इसका परिमाप होगा 6 इंटू साइड, और हमारे पास एरिया सभी को जब हम लोग एक वो रखते हैं हमारे पास समबाहु त्रिभुज, तो हमारे पास ये होगा √3/4, और 6 का हमें निकालना है, तो उससे हमारे पास 3√3/2 होगा, जिसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आपको कोई आकृति दी गई है उसमें हम लोग कैसे विकर्ण या डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उस पॉइंट की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यदि डायगोनल किसी भी आकृति में निकालने हैं तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं हम लोग उसको जो हमारे पास किस में बनता है, जिसमें 4 भुजाएं दी गई होती हैं, उसमें हमारे पास डायगोनल देखने के लिए मिलता है, और 2 पॉइंटों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बनता है, विकर्ण बनता है। और डायगोनल तो हमारे पास 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, 2 बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास बनता है विकर्ण, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। यदि इनको मिलाया जाए तो हमारे पास ये बनेगा एक डायगोनल, और एक डायगोनल बनेगा ये। हमारे पास ये आकृति दी गई है, तो इनको मिलाकर के केवल और केवल कितने डायगोनल बन सकते हैं, यदि चतुर्भुज की बात की जाती है तो चतुर्भुज में केवल 2 डायगोनल बन सकते हैं। यदि आकृति बना दी जाए कैसी, पंचभुज बना दी जाए, ध्यान से आप लोग समझना, फिर मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिखूंगा, उसको भी आप लोग समझना। हमारे पास यदि ये षष्ठभुज आकृति बना दी जाए या कोई और आकृति बना दी जाए, और इसमें हमें क्या निकालने हो, इसमें हमें विकर्ण निकालने हो, तो आप लोग बताओ कितने विकर्ण हमारे पास होंगे। तो इसमें विकर्ण होंगे हमारे पास 2 पॉइंटों को मिलाने पर क्या बनता है, एक विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण, ये होंगे 3 विकर्ण, तो ये हुए हैं हमारे पास। अब हम लोग ग्रीन की बात करते हैं, इस पॉइंट को मिलाकर के यहाँ से बना सकते हैं विकर्ण, इसको मिलाकर विकर्ण बना सकते हैं, इसको मिलाकर विकर्ण बना सकते हैं, ये हुए हमारे पास विकर्ण। क्या हम लोग ऐसे भी नहीं बना सकते क्या विकर्ण हमारे पास, ये भी तो बचा हुआ विकर्ण, यहाँ से इसको मिला सकते हैं, यहाँ से इसको मिला सकते हैं। तो आप लोग बताओ ऐसी कोई और भी कंडीशन बची है जहाँ से हम लोग विकर्ण और भी बना सकते हैं। इस पॉइंट से कितने विकर्ण बने हैं हमारे पास, उनको काउंट करो, इस पॉइंट से कितने बने हैं उनको काउंट करो, इस पॉइंट से कितने बने हैं उनको काउंट करो। तो कहने का मतलब है हमारे पास ऐसे काउंट करना तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होगा, तो हम लोग उसको किसका यूज़ करके निकालेंगे, हम लोग उसको एक फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझना उसको क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ, n(n-3/2) ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। ये कैसे आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बता ही देता हूँ मैं आपके लिए, बाकी बताने की तो कोई ज़रूरत होती है नहीं, फिर भी आप लोग समझ लो। देखो मैंने आपके लिए संचय पढ़ाया है, क्रमचय भी पढ़ाया है, क्या होता है कॉम्बिनेशन हम लोग इसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को आप लोग जा कर के देखो बहुत शानदार तरीके से। जब मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तब भी ये फॉर्मूला कैसे निकलता है तब भी मैंने आपके लिए समझाया है। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं NCR, यानी हमारे पास NCR, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी हमारे पास दी गई वस्तु है उसमें हम लोग किस प्रकार से कितने प्रकार से उसका सलेक्शन कर सकते हैं, ये यहाँ पर दी गई जाती है।
चुनाव कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ कंडीशन दी जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास होता है NCR, आप लोग जब खोलोगे कॉम्बिनेशन को। और यदि NPR की बात की जाती है तो NPR होता है n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल। वहाँ पर r डिवाइड में और नहीं होता, जबकि यहाँ पर r होता है। तो वहाँ आप लोग जब देखोगे क्रमचय संचय को तो कंप्लीट आपको समझ में आएगा। केवल और केवल कॉम्बिनेशन की यहाँ बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला इससे ही निकलता है, और कैसे निकलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आप लोग बताओ, हमारे पास कोई भी आकृति दी गई है और n वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, भुजाओं की संख्या। ध्यान से आप लोग समझना, n क्या प्रयोग करेंगे, भुजाओं की संख्या। अब यहाँ r क्या होगा, n बराबर है भुजाओं की संख्या, r क्या है, r बराबर होगा कितने पॉइंटों को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। विकर्ण कितने पॉइंटों को मिलाकर के बनता है, विकर्ण बनता है 2 बिंदुओं को मिलाकर। तो यहाँ पर हमारे पास r क्या होगा, r हमेशा 2 ही होगा, या फिर जिन बिंदुओं को मिलाकर, जिन बिंदुओं को मिलाने पर विकर्ण बनता है। आप लोग बताओ, यदि एक विकर्ण बनाना है तो कितने पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। D और B में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। A और C में एक पॉइंट C है, एक पॉइंट A है। तो 2 पॉइंटों को मिलाकर ही हमारे पास क्या बना सकते हैं, हम लोग विकर्ण बना सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या हम लोग डायरेक्ट 2 भी यहाँ पर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हम लोग रख सकते हैं। जब हम लोग इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास साइड एक्स्ट्रा बच जाती हैं इस फॉर्मूले में, यदि हम लोग डायगोनल निकालते हैं तो। कैसे, देखो आप लोग, मैं फिर उसके बाद घटाएंगे हम लोग, यहाँ से साइड भी और घटानी होती हैं। तो यहाँ आप लोग जब देखोगे, यहाँ से आप जब देखोगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, हमारे पास कंडीशन बनेगी, यदि इस फॉर्मूले में रखना है तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, n साइड, n क्या है हमारे पास, भुजाओं की संख्या, तो 4 फैक्टोरियल बटे r क्या है, 2 पॉइंटों को मिलाकर बनता है n-2 यानी 4-2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 4, 3, 2 इंटू 1। उल्टे खुलते हैं हमेशा फैक्टोरियल, ये आपको पता है, वहाँ पर मैंने आपको समझाया है शानदार तरीके से। और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये भी आपको बताया है। 2 फैक्टोरियल, या इसको आप लोग 2 गुणा 1 लिख लो, इंटू 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। हमारे पास ये 6 जो आया है, ये 6 आई हैं। जितनी हमारी भुजाएं उसमें बनती हैं, टोटल हम लोग कितनी भुजाएं बना सकते हैं पॉइंटों को मिलाकर, तो 6 भुजाएं बना सकते हैं इसमें, जो हमारे पास रियल पॉइंट है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इनसे मिलाकर हम लोग कितनी साइड बना सकते हैं, यहाँ 6 साइड बना सकते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले साइड दी हुई होती हैं, जैसे केवल और केवल आयत दिया था या वर्ग दिया था, उसमें से हम लोग मूल साइड को घटा देते हैं, तो हमारे पास नई साइड बच जाती हैं। नई साइड का मतलब है हमारे पास बच क्या जाता है, बच जाता है हमारे पास जो हमने विकर्ण बनाए हैं उनकी संख्या बच जाती है। तो यहाँ से हम लोग 6 माइनस के 4, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जब यहाँ ये वैल्यू इसकी कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 6, इसमें से 4 घटाओगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 ही हमारे पास विकर्ण हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग, यदि हमें निकालना होता है भुजाओं की संख्या, तो कैसे प्रयोग करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं हम लोग, यहाँ से साइड भी हम लोग घटाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, n उनको जो हमारी पहली साइड दी गई थी उनको हम लोग घटाते हैं। ये इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो हमारे पास n इंटू n-3/2 आएगा। यदि करना हो सोल्व तो आप लोग बता देना, नहीं तो कोशिश करना आप लोग इसको सोल्व करने की, बिल्कुल ही आसान है। इस बात को आप लोग याद रखना, एकदम आसान है ये। तो यहाँ पर आप लोग करना चाहो तो सोल्व खुद भी कर सकते हो, बाकी कोई बड़ी बात है नहीं। फिर भी आपके लिए मैं कर देता हूँ।
तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसको सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। तो हमारे पास उस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से आप लोग देखना, क्या फॉर्मूला था, एन पी आर का एन फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के 2 फैक्टोरियल। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा है फैक्टोरियल, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, एन पी 2। ये तो वो है आर की जगह हमने क्या रख लिया 2, क्योंकि हम लोग दो बिंदु का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, एक विकर्ण बनाते हैं। तो आर की जगह हमने क्या रख लिया, वहाँ 2 रख लिया। और इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है जो हमारी साइड मूल साइड है एन, इसको हमें सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है, फैक्टोरियल हमेशा उल्टा खुलता है, एन एन माइनस के 1 इंटू एन माइनस के 2 और फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणा 1 होगा इंटू एन माइनस के 2 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, माइनस के एन बचेगा हमारे पास। जब आप लोग ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर बचेगा n इंटू एन माइनस के 1 बटे नीचे बचेगा 2, और 2 साइड में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास यहाँ का क्या बच जाएगा 2n, और नीचे बचेगा केवल और केवल 2। हमने क्या किया, n इंटू एन माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई की इधर, यानी एलसीएम लिया, और 2 हमारे पास एलसीएम आया। इसको आप लोग जब सोल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर, या डायरेक्ट खोल के एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, n माइनस के 2n बटे 2। और इसको आप लोग सोल्व करोगे तो n स्क्वायर, ये माइनस माइनस के हैं तो 3n हो जाएंगे बटे 2। और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा n, जब आप लोग कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा n माइनस के 3 बटे 2। n कॉमन लिया, n 3n में से हमारे पास क्या एक कॉमन आया, तो यहाँ केवल 3 बचा, और हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ ये जो मैंने आपके लिए सबसे पहले लिखा था, विकर्णों की संख्या निकालने का किसी भी आकृति में, विकर्णों की संख्या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना और कहाँ से आया, उसके बारे में हमने बात की है। तो आप लोग कमेंट हमेशा लिखना, और कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक तो कर दिया करो, इसलिए तो आप लोग, क्योंकि हम लोग इतना शानदार और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। तो बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे, और कैसे हम लोग उनका एरिया निकाल सकते हैं, क्या डायगोनल होता है, कैसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना, और कमेंट तो आपको लिखनी ही है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।